नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो कयासों का बाजार गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी से उनका टकराव था। कहा तो ये तक जाने लगा कि केंद्र सरकार से उनका कई मौकों पर टकराव हुआ, जिसके बाद उनका ये इस्तीफा हुआ। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई कयास बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर किए जा रही हैं। ट्विटर पर लगातार लोग इस बारे में लिख रहे हैं, अटकलबाजी जारी है। लेकिन सच में एक बात जानिए कि एक तो एनएमएफ न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, और दूसरी बात ये जानिए कि कुछ तो था, पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ तो था जो ये इस्तीफा हुआ। क्योंकि ये वो धनखड़ साहब हैं जो अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते रहे हैं। ये वो धनखड़ साहब हैं जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि उपराष्ट्रपति की तस्वीर भी होनी चाहिए सरकारी कार्यालयों में। वो बयान भी सबके सामने है। अपनी बातों को, चाहे वो किसानों की हो, जाटों की हो, प्रमुखता से उठाते थे। विरोधी दल के नेताओं को चुप कराना हो, सामंजस्य बिठाना हो, शांति बहाल करनी हो सदन में, परफेक्ट लगते थे जगदीप धनखड़। अचानक क्या हुआ? जो आदमी रिटायरमेंट की बात करता था अपने, वो बीच में ही अपने कार्यकाल को छोड़कर इस्तीफा देकर चला गया। क्या वजह रही? अब इसे लेकर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने वीडियोस बनाए हैं, यूट्यूब पर भरमार है। और आज ऐसी ही एक वीडियो, सारे वीडियोस का विश्लेषण करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिसमें कुछ बात करेंगे उन मुद्दों पर जहां जहां टकराव की स्थिति बनी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि धनखड़ साहब से केंद्र सरकार का कोई भी मनमुटाव था या नहीं था, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, ना कर सकते, क्योंकि ये बहुत अंदर खाने बातें होती हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है, अगर कोई वाद विवाद नहीं था, अगर वाकई में स्वास्थ्य ही एक बड़ा कारण था उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने का, तो फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जा रही? धनखड़ साहब आगे आकर क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बयानबाजी बंद कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई टकराव नहीं है। इसीलिए लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगी, कुछ ऐसे कड़ियों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी जहां पर धनखड़ का मत अलग था, केंद्र सरकार का मत अलग था। अब इसे आप टकराव की स्थिति भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे मतभेद की स्थिति भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं बगावत पर उतर आए थे धनखड़ साहब। लेकिन किसी वाद विवाद से नहीं, सार्वजनिक मंच पर बयानबाजी से नहीं, सिर्फ अपने फैसलों से। आइए एक एक करके समझिए कब कब केंद्र सरकार से टकराए धनखड़। जुलाई 2025 में धनखड़ ने विपक्ष के 68 सांसदों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग की गई थी, जिनके आवाज से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। धनखड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और राज्यसभा के सचिव जनरल को आवश्यक कदम उठाने के लिए कह दिया। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में सर्वसम्मति से लाना चाहती थी, जिनमें सत्तारूढ़ दल के सांसदों के हस्ताक्षर भी शामिल हुए। धनखड़ के इस स्वतंत्र निर्णय ने सरकार की योजना को बाधित किया, जिसे सरकार ने जुडिशरी के खिलाफ व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में देखा। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों जैसे किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा ने धनखड़ से 3 बार संपर्क कर इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की, लेकिन धनखड़ ने इसे स्वीकार कर लिया। इस निर्णय को सरकार के प्रति धनखड़ की असहमति के रूप में देखा गया और इसे उनके इस्तीफे का तात्कालिक कारण माना गया। कुछ सूत्रों का दावा है कि इस घटना के बाद धनखड़ और सरकार के बीच तीखी बातचीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनका इस्तीफा हुआ। दिसंबर 2024 में धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा, क्या हम किसान और सरकार के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं? यह बयान किसान आंदोलनों और उनकी मांगों के संदर्भ में था। इस बयान को कुछ विश्लेषकों ने सरकार की नीतियों के प्रति अप्रत्यक्ष आलोचना के तौर पर देखा। धनखड़ की यह टिप्पणी सरकार के लिए असहज थी, क्योंकि ये उस वक्त पर आई जब सरकार किसान आंदोलनों को लेकर पहले से ही दबाव में थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बयान की सराहना करते हुए कहा कि धनखड़ ने किसानों के कल्याण के लिए निडरता से बोला। इस बयान ने धनखड़ को सरकार के कुछ वर्गों के लिए असुविधाजनक बना दिया और इसे उनके स्वतंत्र रुख के रूप में देखा गया। धनखड़ ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी अधिनियम को रद्द करने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने इसे संसद की संप्रभुता पर स्पष्ट समझौता बताया। इसके अलावा
वो न्यायिक जवाबदेही और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे। हालांकि उनकी ये टिप्पणी सरकार के कुछ दृष्टिकोणों से मेल खाती थी, लेकिन धनखड़ की स्वतंत्र और तीखी टिप्पणियों को सरकार के लिए असहज माना गया, क्योंकि ये सरकार को न्यायपालिका के साथ टकराव की स्थिति में ला सकता था। कुछ स्रोतों के अनुसार सरकार चाहती थी कि धनखड़ इस मुद्दे पर उनके साथ समन्वय करें, लेकिन धनखड़ ने स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त की। उनकी ये मुखरता सरकार के रणनीतिक हितों से टकराई और इसे उनके और सरकार के बीच बढ़ते तनाव का एक कारण माना गया। जयराम रमेश ने दावा किया कि धनखड़ ने वर्तमान G2 शासन व्यवस्था के तहत जितना संभव था विपक्ष को समायोजित करने की कोशिश की। उन्होंने संसदीय नियमों, शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया, जो उनके अनुसार सरकार द्वारा लगातार उपेक्षित किया जा रहा था। धनखड़ का विपक्ष के प्रति नरम रवैया और नियमों का सख्ती से पालन करना सरकार के लिए असहज था, खासकर तब जब सरकार विपक्ष के प्रस्तावों को दबाने की कोशिश कर रही थी। उदाहरण के लिए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बिना रुकावट बोलने की अनुमति देना और जेपी नड्डा के केवल मेरी बात रिकॉर्ड होगी वाले बयान को चुनौती न देना सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर गया। इस रवैये ने धनखड़ को सरकार के कुछ नेताओं की नजर में पक्षपातपूर्ण या स्वतंत्र रूप से काम करने वाला दिखाया, जिसने उनके और सरकार के बीच तनाव को बढ़ाया। 21 जुलाई 2025 को धनखड़ ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ को इसकी पहले से सूचना नहीं दी गई थी, जिसे उन्होंने अपमान के रूप में लिया और बैठक के अगले दिन एक पुनर्निर्धारित किया। मतलब बैठक अगले दिन होगी ऐसा करके उन्होंने डिसाइड कर लिया था। जयराम रमेश ने दावा किया कि 1 बजे से 4:30 बजे के बीच कुछ बहुत गंभीर हुआ, जिसके कारण धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। ये अनुपस्थिति सरकार की ओर से धनखड़ के प्रति असम्मान के रूप में देखी गई, जिसने उनके इस्तीफे को और तेज किया। इस घटना को धनखड़ और सरकार के बीच के बढ़ते तनाव का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया, जिसने उनके इस्तीफे को और ज्यादा अपरिहार्य बना दिया। धनखड़ ने संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर जोर दिया। उन्होंने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ भी विपक्ष के महाअभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिन्होंने सांप्रदायिक टिप्पणियां की थी। ये कदम सरकार की रणनीति के खिलाफ था, जो संभवतः इस तरह के मामलों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। धनखड़ का ये स्वतंत्र रुख सरकार के लिए थोड़ा सा असहज रहा, क्योंकि ये उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करता था। इसने धनखड़ को सरकार के प्रति कम आज्ञाकारी और अधिक स्वतंत्र दिखाया, जिसे कुछ विश्लेषकों ने बगावत के रूप में देखा। और बाकी अन्य छोटे मोटे विवाद जैसे सूत्र बताते हैं, देखिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि धनखड़ ने अपने काफिले के सभी वाहनों को मर्सिडीज बेंज में अपग्रेड करने की मांग की थी और मंत्रियों के कार्यालयों में पीएम और राष्ट्रपति के साथ अपनी तस्वीरें प्रदर्शित करने का अनुरोध किया था। धनखड़ ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा के दौरान खुद को उनके समकक्ष के रूप में उच्च स्तरीय बैठक की मांग की थी, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया, क्योंकि वेंस पीएम मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश ला रहे थे। इन मांगों को सरकार ने अहंकारपूर्ण या अनावश्यक माना, जिसने उनके और सरकार के बीच तनाव को और बढ़ाया। फिर कुछ एक्सपोस्ट में दावा यह भी किया गया है कि धनखड़ ने चंद्रबाबू नायडू से संपर्क कर सरकार से समर्थन वापस लेने की योजना बनाई, लेकिन ये दावा पूरी तरीके से असत्यापित लगता है, झूठा लगता है और आपको भी इसे सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम इनकी पुष्टि नहीं कर सकते। ये वो सारे दावे हैं जो किए जा रहे हैं और उनका पूरा एक विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने आई कि क्या क्या दावे कहां किए जा रहे हैं। धनखड़ की कई कार्रवाइयां संवैधानिक नियमों के तहत थी, मतलब वो संवैधानिक तौर पर चलते थे, लेकिन उनकी स्वतंत्रता और विपक्ष के प्रति नरम रवैये ने सरकार के साथ उनका तनाव पैदा किया। बताया जाता है कि उनके इस्तीफे का एक कारण यही बना, न कि स्वास्थ्य कारण। जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल में कई बार ऐसे कदम उठाए जो केंद्र सरकार की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते थे, जुडिशरी, किसान, संसदीय प्रक्रियाओं के मुद्दे पर। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगा कि वो बागी रुख अख्तियार कर रही हैं। लेकिन अब कहना वही कि भाई ये फिलहाल सच है, ये पूरी तरीके से झूठ, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन मांग एक ही उठ रही है कि या तो धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सब कुछ बता दें, और नहीं तो इसी तरीके से कयासबाजी का दौर चलता रहेगा। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हम जरूर